जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपका वार टीवी में खुश आमदीद। इस वक्त एक जो खबर सुनी मैंने, उसमें यह था कि अमेरिका ने अ, एक ईरान का एटमी साइंटिस्ट जो है, सुना है अमेरिका ने, पता नहीं किस तरह किसी बात हुई हो किसी और वजह से, लेकिन बहरहाल वो मारा गया है किसी वजह से। तो जिसके बारे में ये बातें भी सुनी आ रही थी कि शायद अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। तो मैंने सोचा ज़रा नाज़रीन को इसके बारे में ज़रा बता दिया जाए और एक इसके ऊपर बात कर ली जाए। तो हमारे साथ हैं अली सजाद भाई, उनके पास चलते हैं, पूछते हैं ये क्या सिलसिला है, मैंने तो नहीं सुना था। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। तो जी जैसे मैंने अभी जिक्र किया है, अभी भी पता चला कि एक साइंटिस्ट जो है वो एटमी साइंटिस्ट ईरान का, वो कत्ल हो गए हैं। तो इस सिलसिले में जरा बताएं कि इसके पीछे क्या कहानी है और क्या होने जा रहा है। अमेरिका ने कोई लगता है कोई बहरी बेड़ा भी कोई भेजा है समंदर में आगे पीछे, तो इसके ऊपर जरा बात करें। ये जी अमेरिका ने नहीं मरवाया। ये जो खबरें आ रही हैं वो ये कि इनको इसराइल ने या मोसाद ने, जो ईरान के सबसे मुमताज एटमी साइंसदान है जो या थे, मोहसन फखरीजादे उनका नाम था। अब यही समझें जैसे सपोज के पाकिस्तान के जैसे डॉक्टर कदीर को समझा जाता है कि ही वाज द ओनली इम्पोर्टेंट पर्सन, ये नहीं समझा जाता है, असल बात तो कुछ और है। तो मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए कि उनके आप समझें कि डॉक्टर कदीर को या मोहसन फखरीजादे को उन्होंने अटैक करके उन्होंने उनके मुआवजे समेत उनको कत्ल कर दिया। मतलब ईरान में तो कर दी उन्होंने? जी जी, ईरान में। देखिए ये कोई मामूली बात नहीं है। और मोहसन फखरीजादे कोई आम शख्सियत नहीं थे। जिस तरह जनरल कासमी जो थे, इनके जनरल कासम, वो कोई आम शख्सियत नहीं थे और उनको जैसे अमेरिका ने टारगेट करके कत्ल किया, फिर इसी तरह ये एक बहुत बड़ी नामवर शख्सियत है, इनको टारगेट किलिंग की गई। तो ये बड़े मुमताज और बड़े इंपॉर्टेंट साइंसदान थे जिनका जिक्र जो है बहुत सारे इसराइली वज़राए आज़म अपने मुख्तलिफ खताबात में करते रहे हैं और इसको अपने लिए थ्रेट समझते रहे हैं। जाहिर है एटमी साइंसदान का हलाक होना, उसके पीछे देखें ट्रंप ने जैसे ईरान के साथ डील जो थी अमेरिका की वो खत्म कर दी थी, न्यूक्लियर डील, ठीक है। और यूरोपीय यूनियन इसके खिलाफ थी और जिसके नतीजे में ईरान ने दोबारा अपना जो प्रोग्राम था उसको शुरू करने का अंदिया दिया। अब इसराइल वगैरह को ये डेफिनेटली और दूसरे ममालिक को ये एहसास होगा इस बात का। ये नहीं, मेरा तज्जिया है कि आगे से ट्रंप साहब तो जा रहे हैं, तो जो बाइडन आएंगे, डेमोक्रेट्स आएंगे, तो ये ओबामा वाली जो डील थी अमेरिका की ईरान के साथ, उसको बहाल कर सकते हैं, ठीक है। और जिसका जो बाइडन साहब ने हवाला भी दिया था कि हम इसको दोबारा बहाल करेंगे। तो जिसके नतीजे में जाहिर है इसराइल समझता होगा कि ईरान को दोबारा एक स्पेस मिल जाएगी या उसको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिल जाएगा। तो उन्होंने उससे पहले कि ऐसा कुछ हो, उन्होंने ये इस इम्पोर्टेंट फिगर को ही रास्ते से डाल दिया। ओह नहीं, ये तो वैसे बड़ी ज्यादती है। बहरहाल ये देखें जी, ये कौमें किस तरह जो है वो अपने मफादात की खातिर जो है वो वैसे दरेग नहीं करती। इवन के खैर मुल्कों के मुल्क हमें सामने आ गया, अमेरिका ने जो है अपने मफाद की खातिर जो है वो तबाह बर्बाद करती हैं। बहरहाल ये तो अब क्या किया जा सकता है। तो क्या ये फिर अब कोई जंग तो नहीं छिड़ने का कोई आसार नजर आ रहे हैं? देखिए बहुत सारी पिछले दिनों खबरें आई हैं, मीडिया पे भी आई हैं, मुख्तलिफ लोगों ने इस पे बात भी की है कि ट्रंप साहब जो है ये जाते जाते ईरान पे अटैक करना चाहते हैं, ठीक है। अब ट्रंप साहब जाते जाते ईरान पर क्यों अटैक करना चाहते हैं? ज़ाहिर है उसकी वजह ये है कि ट्रंप साहब जो थे, इन्होंने पिछले पूरे दौरे हुकूमत में जो इनकी जेविश जो कम्युनिटी है इसको बहुत खुश किया है। और इसमें ट्रंप की ही बहुत सारी कोशिशें जो थी वो कार फरमा थी कि ओपनली बहुत सारी अरब रियासतों ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, ठीक है। और इसमें ट्रंप की डेफिनेटली बेहतर कोशिशें शामिल थी।
और अब ट्रम्प इस दफा तो इलेक्शन हार गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि नेक्स्ट इलेक्शन में अगर ट्रम्प साहब की सेहत ठीक रही तो खुद इलेक्शन लड़ सकते हैं या उनकी बेटी इलेक्शन लड़ सकती है। तो इन दोनों सूरत हाल को टैकल करने के लिए और अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, इस कम्युनिटी में मजीद अपनी हमदर्दी पैदा करने के लिए ज़ाहिर है ईरान को टफ टाइम देना या ईरान के लिए चैलेंजेस पैदा करना इनकी प्रायोरिटी हो सकती है। और इस पूरे खित्ते में जितने भी मुसलमान ममालिक हैं और इसराइल जो है वो ज़ाहिर है ईरान को ही अपने लिए खतरा समझते हैं, और अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल से ज्यादा ईरान के दुश्मन है, ठीक है ना। और जिस तरह इसराइल अमेरिका के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी तरह अरब ममालिक के लिए अमेरिका उनके सर्वाइवल का एक सिंबल है। तो इसलिए पिछले दिनों खबरें थी कि अमेरिकन ने अपना एक बैरी बेड़ा भी जो है वो ईरान के साथ जो खलीज है यहाँ भेज दिया। इनके B-52 भी अपने फौजी अड्डों पे आ गए, और मे बी कि वो ईरान के ऊपर कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकते थे या करना चाहें, लेकिन ये जो काम अब उन्होंने किया है ये किस्म का उनका सर्जिकल स्ट्राइक ही है कि उन्होंने निकाय की इम्पोर्टेंट फिगर जो थी उसको हलाक कर दिया। तो ये इन्होंने ऐसे तस्लीम किया कि हाँ इन्होंने मारा? हाँ जी, खबरें आ गई हैं मोसाद के हवाले से, और ईरान ने इसका बदला लेने का ऐलान भी किया, इसराइल से इसका बदला लेंगे। अच्छा, इसको मैं एक और एंगल से भी देखता हूँ। चाइना ने इन्वेस्टमेंट के लिए अनाउंस किया है ईरान में $400 बिलियन। अच्छा। $400 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है कि अगर ये सारे प्रोजेक्ट ईरान में आ जाते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान के भी तमाम बेरोजगार अगर वहां चले जाए ना तो फिर भी उनको काम के लिए बंदे चाहिए होंगे। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी पर ईयर जो है वो $60-70 बिलियन की है, ठीक है। तो $400 बिलियन के प्रोजेक्ट जिस कंट्री में $400 बिलियन के प्रोजेक्ट आ जाए वो कंट्री कहां से कहां चला जाएगा। यस, लेकिन ये वो प्रोजेक्ट्स कोई है, अंदाजा है कि है क्या, कोई एटमी रिएक्टर तो नहीं उन्होंने बनाना उधर? बात यह है कि जब आपकी इतनी ज्यादा इकोनॉमिक स्टेक होते हैं, फिर उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए आपको फिर अपने फौजी अड्डे भी आप डेवलप करते हैं, उनकी आप सिक्योरिटी के लिए अपनी फोर्सेस भी रखते हैं और उसको आप इक्विप करते हैं। चाइना जो है वो उधर कोई ये अड्डे बना, मतलब ज़ाहिर सब कुछ ही बना रहा है, खाली अड्डे तो नहीं है फिर। देखिए, जब पोर्ट्स बनेंगी, डेवलप होंगी, एयरपोर्ट बनेंगे, वहां पे ये जो आपकी है सारी अपना एयर बेस बनेंगी, ठीक है। अच्छा, पोर्ट से और याद है कि मैंने सुना है पाकिस्तान ने रशिया को इजाजत दे दी है ग्वादर पोर्ट के जरिए बिजनेस करने की। पाकिस्तान ने ना सिर्फ रशिया को बल्कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स को तो बहुत अरसे से इनकी है कि भाई इनविटेशन के आप आए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अफगानिस्तान में पीस, ठीक है। और अफगानिस्तान का जो पीस है, जो फरवरी में टॉक्स हुई थी कतर में, और तालिबान जिसके अंदर पार्टी थे, और अफगानिस्तान की भी देखें बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती जाती है, वहां पे पीस नहीं हो रहा। अभी आज फिर एक धमाका हुआ है, कुछ दिन पहले एक यूनिवर्सिटी में धमाका हुआ था, कुछ दिन पहले भी एक धमाका हुआ है वहां पे, और 20 लोग बेचारे उसमें हलाक हुए। और कुछ आज जो धमाका हुआ है इसकी जिम्मेवारी तो दाइश ने कबूल की है, और उससे पहले जो धमाके हुए हैं उनमें से एक की जिम्मेवारी तालिबान ने कबूल की है। अब तालिबान जो है अटैक इसलिए करते फिरते हैं वहां पे कि जो गवर्नमेंट है वो हमें हल्का ना समझे और हमारे साथ इक्वल बेसिस के ऊपर वो डायलॉग जो है वो जारी रखें। और दूसरी तरफ अशरफ गनी एंड कंपनी जो है वो समझते हैं कि ट्रंप के जाने के बाद, क्योंकि ट्रंप साहब तो अफगानिस्तान से फौजें निकलवाना चाहते थे ना, और जो बाइडन के आने से हो सकता है कि यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस और अमेरिकन फोर्स जो है उनका विड्रॉ ना हो और हम लोग दोबारा यहाँ पे पावर में रह जाएं। तो जब तक अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं होते वहां पीस नहीं होता। सेंट्रल एशिया से ज़ाहिर थ्रू अफगानिस्तान सड़कें, पाइपलाइन, रेलवे सिस्टम, ये सब कुछ नहीं डेवलप हो सकता। तो पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो ताकि रशिया और एशियंस की अप्रोच जो है वाया अफगानिस्तान
बलूचिस्तान ग्वादर इजी हो और ये जो पोर्ट है फुल कैपेसिटी में अपना काम शुरू करे। ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक अफगानिस्तान में पीस नहीं होगा। नहीं हो जाता। बड़ा अजीब, बड़े अजीबोगरीब वैसे दुनिया के मामलात हैं। हर मुल्क या तो अपने सर्वाइवल का सोचता है। पता नहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, खासतौर पर इधर के रहने वाले जो लोग हैं, इनको समझ क्यों नहीं आती कि हम लोगों से मुराद मुल्कों से भीख जो मांग रहे हैं, हम खुद मेहनत क्यों नहीं करते। लेकिन बहरहाल भाई उनके हालात ये वैसे हैं। देखिए इंडिया ईरान में भी इन्वॉल्व हुआ, और इंडिया जो ईरान में इन्वॉल्व हुआ वो ईरान की मोहब्बत में नहीं, पाकिस्तान की दुश्मनी में, ठीक है। तो वहां से कुलभूषण बरामद हो गया, कुलभूषण नेटवर्क बरामद हो गया पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। और जब से इसराइल ने और अमेरिका ने इंडिया को डिक्टेट किया, इन्होंने ईरान से अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो खत्म कर दी और वहां पे चाइना आ गया। यही कुछ अफगानिस्तान में किया इंडिया ने। वहां पे इनके कॉन्सुलेट हैं, वो उनमें कॉन्सुलेट के बारे में जो पाकिस्तान के पास रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी यानी जिसे कहते हैं ना तशवीशनाक रिपोर्ट्स हैं कि वहां से पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज लड़ी जाती हैं, दहशतगर्द तैयार किए जाते हैं, बलूचिस्तान में भेजे जाते हैं, पाकिस्तान में भेजे जाते हैं, और उनके सबूत भी पाकिस्तान ने उनको दिए हैं अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को। लेकिन अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके अपने इंडियंस के साथ बड़े मफादात हैं। इंडिया उनको पैसे देता है, उनको बिजनेस देता है, की फौज को ट्रेन करता है। तो ये मुल्कों के साथ जो मफादात होते हैं वो जाहिर है वो ना सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए होते हैं बल्कि बात वो दूसरों के बर्बादी के लिए भी ममालिक अपना ऐसा काम करते हैं। और अफगानिस्तान इस हवाले से तो आपको पता है एक वो गढ़ रहा है, एक महवर रहा है दुनिया भर की। बिल्कुल। असल में दो चीजें होती है ना कि दुनिया में जब मुकाबला कोई हो रहा होता है, ये कोई फेयर मुकाबला तो होता नहीं है दो कौमों के दरमियान। ये कोई खेल का कोई मैदान तो नहीं है कि जी जब दौड़ लगनी है तो आपने अपने ट्रैक में दौड़ना है, दूसरे को स्टॉप नहीं करना। अब होता ये है कि इस तरह की जो ममालिक की होती हैं दुश्मनियां या राइवलरीज कह लें, वो इस तरह होती है कि खुद वो करते हैं कि तरक्की करते जाओ, दूसरे को ये नहीं है कि उसको कुछ नहीं करना, उसको ऐसा करो कि वो किसी तरीके से बैकवर्ड जाए। तो उसके ऊपर लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी आपने सुनी होगी, किसी मेजर की थी। वो कह रहा था कि जी पाकिस्तान में मौलवियों को खरीदो, उनको कहो जी 1 लाख रुपया तनख्वाह देंगे, तुम लोगों ने फलां के खिलाफ बरेलवियों को बुरा भला कहना है, बरेलियों के पास जाओ, तुमने जी वहाबियों को बुरा भला कहना है। तो ये जो इस तरह करो, 4-5 करोड़ का बजट है, तो आग लग जाएगी चंद दिनों में, जो है वो आग लग जाएगी। ये काम एजेंसियां करती हैं, वो यानी ये बड़ा कॉमन सा एक जो है ना तरीकाकार है। बिल्कुल कि कराची में पिछले दिनों एक नेटवर्क पकड़ा गया और उस नेटवर्क का वहाँ कराची के जो सीटीडी के पुलिस चीफ थे उन्होंने इसके बारे में बताया भी। अच्छा। उसके भी राम मुलव्वस थी और उसमें ये था कि मुखालिफ पार्टियां मसलन 2 जगह बिजनेस की मुखालफत है या मजहबी मुखालफत है तो किराए के कातिल से वो किसी एक को कत्ल कर देते थे, ठीक है। अच्छा। तो इल्जाम ऑटोमेटिकली दूसरे पे आ जाता था। तो कराची में तो इसके ऊपर किस दिन करेंगे प्रोग्राम, इसके बारे में मेरे पास यानी काफी जो है ना वसी मालूमात हैं कि कराची में कैसे ये सारा काम शुरू हुआ और ने वहाँ अपना नेटवर्क कैसे बनाया और कैसे वहाँ पे इन्होंने डिस्टेबलाइज किया उस पूरे सिटी को। पूरा एक इसके पीछे पूरी बड़ी लंबी स्टोरी है और ये काम एजेंसीज करती हैं और अपने दुश्मन ममालिक में ये काम बड़े जोर शोर से होता है। जहाँ पे एजेंसीज का अपना नेटवर्क नहीं होता वहां पे वो किसी दूसरे मुल्क की एजेंसीज के जरिए ये काम करवा लेते हैं। बिल्कुल सही। तो देखिए एक बात याद रखने की होती है कि जहाँ पोटेंशियल होता है वहीं स्पेस मिलती है किसी को घुसने की, ठीक है। ऐसी बात। ये जो हमारे मुल्क में फिरकावारियत है ये कोई आज की नहीं, इसकी सदियों पुरानी इसकी बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ये जो शिया सुन्नी फसाद है ये को पाकिस्तान की पैदावार तो नहीं है ना, ये तो 1300 साल से चलता चला आ रहा है। ऐसी बात है। वो एक मुझे बात याद आती है फिर उसकी, उस बंदे की,
कि इस तरह जो ना वो वाकई सही बात है आपकी, घुसना बहुत मुश्किल होता है अगर वहां पे पोटेंशियल ना हो तो। अगर लोग वहां पे ऐसे हैं, था उनका ऐसे है, तो आप कैसे घुसेंगे उनकी सफों में और वहां पे इंतजार फैलाएंगे? तो वो एक भाई ईरानी जो है, ईरानी लोग जो है वो बहुत नेशनलिस्ट है। क्या वजह उसकी? उसकी वजह ये कि उनके पीछे उनकी सदियों की तारीख है, वो एक कौम है, उनका एक सदियों का तशख्खुस है, आइडेंटिटी है, ठीक है। बहैसियत ईरानी सिविलाइजेशन और नेशन, ठीक है। मजहब तो बहुत बाद की वारदात है उस कौम के अंदर। वो उससे पहले उनका एक नेशनल, उनका एक नेशनल आइडेंटिटी है उन लोगों की। किसी भी मुल्क में फर्द वाहद का रियासत के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या तल्लक है, उसका नेशनलिज्म कितना हाई है और कितना लो है, इसका फैसला करता है आपका रियासत का फर्द वाहिद के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है। बिल्कुल। पाकिस्तान में चाहे को पंजाबी है, चाहे को बलोची है, चाहे सिंधी है, सराइकी है, पठान है, कश्मीरी है, जो आदमी पटवारी से लेके सिपाही तक छितर खाता है, जलील होता है, ठीक है। आप मुझे बताएं वो नेशनलिस्ट कैसे हो सकता है? नहीं, बहुत मुश्किल है। जो रियासत आपको पैकेज दे रही है जलालत का, ना आपके पास ट्रांसपोर्ट है, ना आपके पास एजुकेशन है, ना आपके पास मेडिकल है, ना आपके पास रोजगार है, ना आपकी इज्जत नफ्स है, ठीक है। तो आप कैसे नेशनलिस्ट बन सकते हैं? नहीं, वाकई ये गुर्बत जो है ये फिर सारा कुछ करवा तो देती। ऐसी जगहों पे फिर जो दूसरी कौम में आके तो अपनी स्पेस बनाती हैं या इस किस्म के लोगों को हायर कर लेती हैं, तो ये तो बिल्कुल कोई बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई अचंभे की बात ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है कि इसको वाइंड अप करते हैं। देखिए जी, वो डार्विन की फिर वो थ्योरी आ जाती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल ऑफ द सर्वाइवल, इस तरह करके है। और ये कौमों के ऊपर भी लागू होती है। अगर आप अपने आप को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि आप सर्वाइव कर सकें, तो दूसरे ऑक्यूपाई कर लेंगे, सिंपल इज दैट। इसमें तो कोई ऑक्यूपाई कर लेंगे। जैसे जैसे हम बात करते हैं ईरान की, ईरान का बड़ा ना संगीन मामला है। ईरान के ऊपर जैसे मैंने बताया ना कि बड़ी रूमर्स थी कि अमेरिकन जो है वो अटैक करना चाहते हैं। इनके जो वजीर खारजा जवाद जरीफ है, उसके फौरी बाद पाकिस्तान आए वो, ठीक है। अच्छा। हाँ जी, 15 दिन पहले की बात है। वो पाकिस्तान आए और उन्होंने गवर्नमेंट को बताया पाकिस्तान आके कि हमें ये थ्रेट्स हैं। बेसिकली उन्होंने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है और उन्होंने पाकिस्तान को भी बारआवर करवाया कि अगर यहाँ पे अटैक होता है अफगानिस्तान में, ना फिर कोई इस्लामी मुल्क बचेगा और ये आग पाकिस्तान तक आएगी। अगर पाकिस्तान में कोई मसला बनता है, इस बात को सऊदीज को, यूएई वालों को और बाकी अरब मुल्कों को भी इस बारे में बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए कि अगर ईरान के ऊपर किसी किस्म का अटैक होता है और ईरान की आर्मी एक मजबूत आर्मी है, उनकी आर्मी सऊदी अरब की तरह या यूएई की तरह कोई नकमी और कोई आरामदेह फौज नहीं है उनकी। इनकी फौज पाकिस्तान की फौज की तरह बड़ी प्रोफेशनल और बड़ी मुहिब वतन फौज है। बिल्कुल सही। तो अगर कोई ऐसा वैसा अटैक होता है तो ये सारे ममालिक उस जंग की आग में, उसकी लपेट में आ जाएंगे और इस इलाके का, खित्ते का अमन तबाह हो जाएगा और ये आग पाकिस्तान तक भी पहुंच सकती है किसी न किसी वाले से। इसलिए इट्स अ वेरी सीरियस इशू और इसको इन सब ममालिक को बड़े तहम्मुल के साथ और बड़ी ही जिसे कहते हैं ना दूरअंदेशी के साथ हल करना चाहिए और अपने डोमेस्टिक और बहुत लोकल किस्म के जो मसाइल हैं उनकी इतनी भारी कीमत नहीं चुकानी चाहिए कि जिसका खमियाजा पूरी उम्मत जब पूरे खित्ते के लोग भुगते हैं। ऐसी बात है। तो इस हमारी तो वेल विशेष ही हैं कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि पहले ईरान इराक जंग हुई थी, 10 साल वो जंग जारी रही और उसकी बड़ी तबाही में छी और पूरे खित्ते ने उसको सफरिंग उसके नतीजे में बर्दाश्त की और लाखों लोग मारे गए उस जंग के नतीजे में। अफगानिस्तान की जंग हम देख चुके हैं गुज़श्ता 30-40 सालों से, वहां पे जो बर्बादी फिरी हुई है वो हमारे सामने। ऐसी बात है। बहरहाल जी, हमारी वेल विशेज ही हैं, उनको हदायत मिले और ये अमन के लिए काम करने वाले हों, ना कि जंग के लिए। और क्या उसे कहते हैं, ईरान, खासतौर पर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो मतलब जाहिर बात है, अपना मुल्क है, बड़ा दुख होता है कि
लोगों की हालत, गवर्नमेंट की हालत, गवर्नमेंट का कंट्रोल आगे पीछे। पिछले दिनों वैसे थोड़ी बहुत अच्छी खबरें आनी शुरू हुई थी कि इंपोर्ट ज्यादा हो रही है, कपड़े की जो मिलें हैं वो चल पड़ी हैं और इस तरह करके। लेकिन फिर भी बहुत कुछ हो सकता है, बजाय ये कि कौम जो है वो सिर्फ एतराज पे एतराज या सिर्फ ऐसी बातें करती रहे कि जिससे गवर्नमेंट को मजीद मुश्किलात उससे पैदा हों, खास तौर पर अपोजिशन वाले। तो चाहिए कि मिलजुल कर काम करें, कम से कम बुनियादी ज़रूरियात हर बंदे के पास पहुंचनी चाहिए किसी भी सूरत में। तो ठीक है, हर मुल्क का अपना एक क्या उसे कहते हैं, लाए अमल है, स्ट्रेटजी प्लान है उसका। तो अल्लाह करे कि ये जंग जो है वो ना हो ईरान के हवाले से, क्योंकि फिर असरात पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे। तो देखते हैं आगे, हालात बताएंगे ऊँट किस करवट बैठता है। तो नाज़रीन, हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो